हेलो। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 62, 63, 64, 65 एंड 66 एंड 67 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझेंगे। एक तरीके से ये जो सेक्शन है ये हमें बताता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कब आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए चार तरीके होते हैं बेसिकली जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब आपको उसको परफॉर्म नहीं करना होता। एक होता है बाय एग्रीमेंट, दूसरा होता है बाय इम्पॉसिबिलिटी जिसको हम फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं, तीसरा होता है बाय ब्रीच और चौथा होता है भाई परफॉर्मेंस। आपने कर दिया तो अब आप उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, अब तो परफॉर्म हो ही गया। या फिर आपने उसको परफॉर्म नहीं किया, ब्रीच कर दिया सेक्शन 39 के अंदर, या फिर वो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करने से। और बहुत सारे तरीके होते हैं कि किस किस तरीके से वो इम्पॉसिबल हो जाता है। और बाय एग्रीमेंट, जो बाय एग्रीमेंट है वो हमें यहाँ पे बता रखा है कि व्हेन एग्रीमेंट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म, कि कब हमें उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसके लिए हम ये सेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 62 को देखते हैं। हम अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को खोल लीजिए, हम बेरेक में से रीड करते हैं और साथ में इलस्ट्रेशंस के साथ हम इसको समझते हैं कि इन सेक्शंस के अंदर हमें क्या दिया गया सेक्शन 62 से लेके सेक्शन 67 के अंदर। सबसे पहले जो सेक्शन 62 है वो हमें क्या बोलता है, वो तीन चीजें बताता है बेसिकली। क्या क्या? सेक्शन 62 बोलता है कि इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन एंड अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं हम? नोवेशन कर रहे हैं, रिसेशन कर रहे हैं और अल्टरेशन कर रहे हैं। क्या लिखता है इसके अंदर? इफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कि वो पार्टीज किस चीज से एग्री हो रही है कि वो एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हैं, या फिर और टू रिसाइंड, या फिर वो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिसाइंड कर रहे हैं या फिर उसको अल्टर कर रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो सबसे पहले नोवेशन है, नोवेशन के अंदर क्या होता है, दो तरीके से नोवेशन हो सकता है। या तो हम कॉन्ट्रैक्ट नया लेके आ सकते हैं या फिर हम पार्टीज को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अब जो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था अब वो ए और सी के बीच में हो जाएगा, तो यहाँ पे पार्टी चेंज हो गई, मतलब सब्स्टिट्यूट हो गई। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, उसकी जगह पे हम नया कॉन्ट्रैक्ट ले आए, तो उसको हम नोवेशन बोल देते हैं। वहीं रिसीशन के अंदर क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट से हम कहते हैं कि ठीक है इस एग्रीमेंट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मत करो। वो आपस में मिलकर ही अपना एग्री हो जाते हैं कि हमें नहीं करना, टर्मिनेट कर देते हैं उसको। और वहीं रिसीशन के अंदर क्या वहीं अल्टरेशन के अंदर क्या होता है, वो उसके अंदर कोई चेंजेस लेके आते हैं, कहीं पे कुछ अल्टर करते हैं। और वो जो अल्टरेशन होती है, जो भी चेंजेस कर रहे होते हैं, वो दोनों की कंसर्न से होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि यूनिलेटरल हो सकता है तो फिर यूनिलेटरल हो जाएगा, लेकिन अगर कोई मटेरियल चेंज हो रहा है उसके अंदर तो फिर वहां पे दोनों की कंसर्न चाहिए होगी। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा उसके अंदर, कोई नई पार्टीज ऐड नहीं होगी जैसा नोवेशन में होता है। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज होगा, कुछ हम चेंजेस कर देंगे टर्म्स के अंदर या कोई भी चीज जो हमने परफॉर्म करनी थी उसके अंदर, उसको हम क्या बोल देंगे, अल्टरेशन बोल देंगे। अब यहाँ पे हम इसी एक्ट के अंदर ही हमें इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको हम रीड करें तो उसके अंदर क्या बोलता है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है कि ए ऑज मनी टू बी, कि ए ने बी को पैसे देने थे अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। इफ इट इज एग्रीड बिटवीन ए बी एंड सी, अब ए बी और सी क्या करते हैं, अपने बीच में एग्रीमेंट करते हैं। क्या कहते हैं कि दैट बी शैल henceforth एक्सेप्ट सी एज हिज डेटर। वो बोलते हैं कि बी जो है वो सी को अपना जो है डेटर एक्सेप्ट कर ले इंस्टेड ऑफ ए। भाई उसने ए से पैसे लेने थे, अब ए से मत ले, तू सी से ले लियो पैसे, बी को बोला जाता है। तो ओल्ड डेप्ट ऑफ ए टू बी, तो अब जो पहले पैसे ए ने बी को देने थे वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड द न्यू डेप्ट फ्रॉम सी टू बी हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड। अब नया डेप्ट कौन सा होगा, बी से सी वाला। तो एक तरीके से हमने क्या किया, हमने पार्टीज को सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसके अंदर उसको नोवेशन किया। एक तरीके से हमने कॉन्ट्रैक्ट को नोवेशन किया, नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब बी और सी के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जो पुराना उनके बीच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, अब उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू परफॉर्म। ऐसी अगर कोई रिसीशन होता तो जो पहले उससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ऐसी अगर कोई अल्टरेशन होता, जो अल्टरेशन से पहले का कॉन्ट्रैक्ट था उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर और एग्जांपल दे रखे हैं। ए ऑज बी 10,000 रुपए, की ए ने बी के 10,000 रुपए देने हैं। ए एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद बी, अब ए क्या करता है, बी के साथ एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर करता है एंड गिव्स बी अ मॉर्टगेज ऑफ हिज एज एस्टेट, और उसको मॉर्टगेज दे देता है अपनी एस्टेट का फॉर ₹5,000 रुपीज इन प्लेस ऑफ डेप्ट और रुपीज 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए की जगह पे क्या कहता है कि मैं अपने 5,000 की एस्टेट तेरे पास मॉर्टगेज कर रहा हूँ, गिरवी रख रहा हूँ।
दिस इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटिंग्विशेस द ओल्ड। तो ये क्या हो गया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसके कारण जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। या तो पार्टीज नहीं आ जानी चाहिए इनोवेशन के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट नया आ जाना चाहिए। तो क्या बन जाता है, उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था। ऐसे ही अल्ट्रेशन में होता है, ऐसे ही रिसीशन के अंदर होता है। ऐसी एक एग्जांपल देता है, ए ऑज बी 1000 रुपीज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई ए ने बी के 1000 रुपए देने थे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बी ऑज सी 1000 रुपीज, और बी ने सी के 1000 रुपए देने थे। बी ऑर्डर्स ए टू क्रेडिट सी विद 1000 रुपीज। बी उसको कहता है कि मैंने उससे लेने थे, तू अब उससे ले ले, मतलब एक तरीके से उसको क्रेडिट कर ले इन हिज बुक्स। बट सी डज नॉट असेंट टू द अरेंजमेंट, लेकिन सी इस बात से एग्री नहीं होता, यहाँ पे उसकी कंसर्ट नहीं मिलती। बी स्टिल ऑज 1000 रुपीज टू सी, तो बी जो है अभी भी उसको सी को 1000 रुपए देने हैं। एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू, क्योंकि कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं हुए, तो जो उनका पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसी हिसाब से उनको पैसे देने पड़ेंगे। फिर आते हैं हम सेक्शन 63 के ऊपर। इसके अंदर एक तरीके से हमें वेवर के बारे में पता चलता है, जैसे टर्म्स होती हैं नोवेशन, रिसीशन, अल्ट्रेशन, वेवर, तो वो सारी इसी के अंदर आती है। मतलब एक तरीके से हम एग्रीमेंट के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म नहीं कर रहे, हम अपने आपस में मिलजुल कर मतलब मना कर रहे हैं कि ठीक है अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना। अब सेक्शन 63 में क्या होता है, प्रॉमिस में डिस्पेंस विद और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसी। क्या लिखता है कि एवरी प्रोमिसी में, कि हर एक प्रोमिसी जो है, प्रोमिसी मतलब जिससे प्रॉमिस हुआ था, वो क्या कर सकता है, में डिस्पेंस विद, वो छूट दे सकता है, और रेमिट, वही डिस्पेंस विद या फिर रेमिट कर सकता है, होली और इन पार्ट, की पूरी तरीके से या फिर पार्ट के अंदर, किस चीज को, द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम, जो प्रॉमिस उसको किया गया था कि ये प्रॉमिस करना है, उसको वो छोड़ सकता है, मतलब वेव कर सकता है दूसरे व्यक्ति को कि या तो तू पूरा ही परफॉर्म मत कर या फिर इसका कोई पार्ट परफॉर्म मत कर। मतलब तेरे से पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, छोड़ दे, तेरे से इतना पार्ट नहीं हो रहा, वो छोड़ दे। मतलब एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसको वेव कर रहे हैं। मेड टू हिम और मे एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस, या फिर बोल सकता है कि ठीक है तेरे 10 दिन में नहीं हो रहा तो 10 दिन और ले ले या 15 दिन और ले ले, तो टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है प्रॉमिसी के द्वारा। या फिर तीसरी चीज क्या की जा सकती है, तीसरी चीज कर जा सकती है, और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी सेटिस्फेक्शन व्हिच ही थिंक्स फिट, या फिर उसकी जगह बोलेगा कि तेरे से ये काम नहीं हो रहा या इतना नहीं हो रहा तो तू उसको छोड़ दे, उसकी जगह पे ये काम कर दे। तो उसकी जगह पे जो चीज उसको सेटिस्फाई कर रही है तो वो चीज उससे वो करवा सकता है। तो यहाँ पे तीन तरीके से जो है सेक्शन 63 के अंदर बता रखा है कि जब जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, या तो वो उसको वेव कर दे, खत्म ही कर दे, डिस्पेंस कर दे कि मत कर परफॉर्म। दूसरी बात उसको बोल सकता है कि तेरे टाइम एक्सटेंड कर सकता हूं, तूने 10 तारीख तक करना था इसको 20 तारीख तक कर दियो। तीसरी चीज वो ये कर सकता है कि इसकी जगह पे कुछ और परफॉर्म करा लेता है, जो भी चीज उसको सेटिस्फाई कर रही होती है। अब यहाँ पे इसी के अंदर एक इलस्ट्रेशन दी गई है, इसको पढ़ते हैं हम। ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, कि ए प्रॉमिस करता है बी से कि मैं तेरे लिए एक पिक्चर बनाऊंगा। अब बी क्या करता है, वो कहता है कि ठीक है मत कर, तू छोड़ दे इसको, फॉरबिड्स हिम टू डू सो, कहता है मत कर। तो यहाँ पे ए इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म हिज पार्ट, तो अब ए जो है वो बाउंड नहीं है इस बात से कि वो उसको परफॉर्म करे, क्योंकि बी ने खुद ही उसको वेव कर दिया, छोड़ दिया, डिस्पेंस कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा एग्जांपल क्या देता है, बोलता है कि ए ऑज बी 5000 रुपीज, की ए ने बी के 5000 रुपए देने थे, लेकिन ए पेज टू बी एंड बी एक्सेप्ट, कि ए ने बी को एक अमाउंट पे किया और बी ने उस अमाउंट को एक्सेप्ट कर लिया। क्या अमाउंट पे किया, इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल डेट 2000 रुपीज, की ए ने बी को पूरे डेट के बदले सिर्फ बोला 2000 रुपए दूंगा, कि मैं इतने ही दे सकता हूँ, मैं 5000 रुपए नहीं दे पाऊंगा, मैं 2000 रुपए दे सकता हूँ। यहाँ पे एट द टाइम एंड प्लेस एट विच 5000 रुपीज वर पेबल द होल डेप्ट इज डिस्चार्ज। तो यहाँ पे अगर उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है तू 5000 रुपए मत दे, 2000 रुपए दे दे, तो यहाँ पे उसने उसको डिस्चार्ज कर दिया बाकी के अमाउंट से। तो ये हमारा सेक्शन 63 वहां पे एप्लीकेबल हो गया। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या बोला गया है, ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या बोलता है कि ए ऑज बी 5000 रुपीज, की ए ने वही बी के 5000 रुपए देने थे, लेकिन सी पेज बी रुपीज 1000 रुपीज। सी जो है बी को 1000 रुपए पे कर देता है ए के बिहाफ पे, जो ए ने 5000 रुपए देने थे उसके बिहाफ पे जो सी आता है और बी को 1000 रुपए पे कर देता है। तो यहाँ पे अगर बी जो है उस अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो जो ए ने अमाउंट पे करना था वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल देता है, ए ऑज बी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सम ऑफ मनी, के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए ने बी को एक सम ऑफ मनी देना था, द अमाउंट ऑफ विच हैज नॉट बीन असर्टेन, जिसका अमाउंट अभी तक असर्टेन नहीं किया कि भाई कितने रुपए देने हैं वो अभी तक हमें नहीं पता। यहाँ पे ए विदाउट असर्टेनिंग द अमाउंट गिव्स टू बी एंड बी इन सेटिस्फेक्शन देयरऑफ एक्सेप्ट द सम ऑफ रुपीज 2000 रुपीज, की बिना अमाउंट असर्टेन किए कि कितना अमाउंट देना है वो उसको 2000 रुपए देता है बी को, और बी जो है उस अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेता है।
दिस इज डिस्चार्ज ऑफ द होल डेब्ट वट एवर मे बी इट्स अमाउंट। तो ये पूरे के पूरे अमाउंट को उसको डिस्चार्ज कर देगा। अब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लायबिलिटी है 10,000 की बने, 20,000 की बने, 1 लाख की बने, यहाँ पे उसको अब उस अमाउंट से वो डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि उसने उस अमाउंट के लिए 2,000 पे एक्सेप्ट कर लिया, उसने उसको रिसाइन कर दिया, छोड़ दिया कि मत कर। या फिर ये भी बोल सकते हैं हम कि उसने उसके जो है एज ए सेटिस्फेक्शन इसको मान लिया कि तेरे से वो नहीं हो रहा, तो इसको तूने इतना दे दिया, ये पूरा हो गया। तो सेक्शन 63 के हिसाब से उसको परफॉर्म माना जाएगा, उसको जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ऐसी एग्जांपल देता है ए ऑज बी 2,000 रुपीज एंड ऑल्सो इंडेप्टेड टू अदर क्रेडिटर्स, कि ए ने बी के 2,000 रुपए देने और भी क्रेडिटर्स के साथ वो इंडेप्टेड है, मतलब और भी क्रेडिटर्स का पैसा देना है। ए मेक्स एन अरेंजमेंट विद हिज क्रेडिटर्स, क्या करता है वो अरेंजमेंट करता है, मतलब बात करता है अपने क्रेडिटर्स के साथ, इंक्लूडिंग बी, जिसके अंदर बी भी इंक्लूडेड होता है, कि टू पे देम अ कंपोजिशन ऑफ 8 आनाज इन रुपीज अपॉन देयर रिस्पेक्टिव डिमांड्स, कि मैं उनकी जो भी डिमांड है पर रुपए पे 8 आना दे दूंगा, जितना भी अमाउंट तुम्हारा ड्यू बनता है। पेमेंट टू बी ऑफ रुपीज 1,000 रुपीज इज अ डिस्चार्ज ऑफ बीस डिमांड। तो अब बी को अगर वो 1,000 रुपए पे कर देता है तो बी की जो जितनी डिमांड थी, मतलब जितना अमाउंट था, उससे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये हमें सेक्शन 63 के अंदर बताया गया। एक तरीके से वेवर के कंसेप्ट को, एक्सटेंशन ऑफ टाइम को, या फिर सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस को हमें सेक्शन 63 के अंदर बताया गया। सेक्शन 62 में हमें नोवेशन, रिसीशन, अल्टरेशन बताया गया। सेक्शन 63 के अंदर हमें वेवर, एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 64। सेक्शन 64 हमें बोलता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसीशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया जाएगा, अगर उसको मना कर दिया जाएगा कि इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कौन से कॉन्ट्रैक्ट को? वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? जो एक पार्टी के बिहाफ पे, जिसके पास पावर होती है उसको हाँ करने की या फिर ना करने की, अगर वो चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। जैसे कि ए ने बी के कान पे बंदूक रखी और बोला कि मुझे 10,000 रुपए दे, बदले में मैं तेरे को ये गुड्स दूंगा। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना। बी की मर्जी है, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो उसको मना भी कर सकता है कि मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा और बदले में तेरे को गुड्स मिलेंगे। अब मान लीजिए कि उसने कहा कि ठीक है परफॉर्म कर, लेकिन वो बाद में उसको मना करता है, तो फिर अब जो है उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी उसने बेनिफिट उसमें से लिया था, जो भी वॉइडेबल पर्सन था, जो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता था, उसको वो बेनिफिट उस व्यक्ति को जिससे उसने लिया था वो वापस करने पड़ेंगे। तो वही यहाँ पे बताया गया, व्हेन अ पर्सन हैज टू हुज ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कि जिसके भी ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है उसको वो रिसाइन कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। द अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रॉमिस, तो जो दूसरी पार्टी थी उसको अपने पार्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अब उसको वो गुड्स उसको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उसको रिसाइन कर दिया। देयरिन कंटेनिंग व्हिच ही इज promiser, the party resigning the voidable contract shall if you have received any benefit, अब जिस पार्टी ने उसको voidable डिक्लेयर किया था, जो अगर उसने कोई भी बेनिफिट रिसीव किया है और एनी बेनिफिट देयर फ्रॉम अनदर पार्टी ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट रिस्टोर सच बेनिफिट, तो वो उस बेनिफिट को क्या करेंगे? वापस कर देंगे। सो फार एज मे बी टू द पर्सन फ्रॉम हुम इट वाज रिसीव, कि भाई उसने अगर मान लीजिए उसने बोलता कि 10,000 रुपए दूंगा और उसने बोलता कि मैं बदले में गुड्स दूंगा और ये काम बंदूक रख के हुआ था, तो उसके बिहाफ पे वो वॉइडेबल हो गया। तो अब मान लीजिए उसने बोला कि नहीं जी मेरे को तेरे गुड्स नहीं चाहिए, लेकिन उसने क्या किया था, उसको वो 2,000 रुपए दे गया था उस 10,000 में से, तो अब जो उसने बेनिफिट लिया 2,000 रुपए का, वो 2,000 रुपए उसको वापस करने पड़ेंगे जो उसने बेनिफिट ले लिया था। फिर सेक्शन 65 बोलता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड, कि क्या क्या ऑब्लिगेशन होगी उस व्यक्ति की जो किसी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बेनिफिट ले लेता है, या फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बाद में वॉइड बन जाता है। तो यहाँ पे हमें सीधी सी बात समझ आती है कि अगर ऐसा कोई बेनिफिट लिया जाएगा तो बेनिफिट उसको वापस करना होगा। क्या बोलता है? व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, कि जब हमें पता चलता है कि कोई एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, और व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है बाद में वॉइड बन जाता है। एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट, तो किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अगर एडवांटेज ली है उस एग्रीमेंट के अंदर या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इज बाउंड टू रिस्टोर इट, तो अब वो इस बात से बाधित हो जाता है कि उसको वो अमाउंट या वो जो भी उसने एडवांटेज लिया वो उसको वापस करनी होगी। और टू मेक अ कंपनसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम हुम इज रिसीव्ड, अगर वो उसको वापस रिस्टोर नहीं कर पा रहा तो उसके लिए कंपनसेशन पे करे। जैसे यहीं पे एग्जांपल दिया गया है, ए पेज बी 1,000 रुपीज इन कंसिडरेशन ऑफ बी प्रॉमिसिंग टू मैरी सी, कि ए ने प्रॉमिस किया, ए ने पे किए बी को 1,000 रुपए, इस प्रॉमिस पे कि बी जो है वो सी से शादी करेगा। एज डॉटर, जो कि ए की डॉटर है। सी इज डेड एट द टाइम ऑफ द प्रॉमिस, और सी जो है वो डेड थी जिस वक्त ये प्रॉमिस किया गया। तो एक तरीके से जो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एग्रीमेंट किया गया ये वॉइड एग्रीमेंट है, परफॉर्म ही नहीं हो सकता ये। तो यहाँ पे दिस एग्रीमेंट इज वॉइड बट बी मस्ट रीपे द
रीपे ए द 1000 रुपीज। अब बी को जो उसने 1000 रुपए लिए थे प्रॉमिस करने के, वो ए को वापस करने पड़ेंगे कि भाई तूने तो एडवांटेज ले लिया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो एग्रीमेंट के अंदर जो एग्रीमेंट वॉइड था, तो वो वापस करो। फिर सेक्शन 66 बोलता है मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रिसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, की जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या मोड होगा उसको रिवोक करने का, किस तरीके से उसकी कम्युनिकेशन होगी। द रिसिशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मे बी कम्युनिकेटेड और रिवोक इन द सेम मैनर, वो सेम तरीके से ही होगा जैसे सब्जेक्ट टू द सेम रूल्स एज अप्लाइड टू द कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। जिस तरीके से एक प्रपोजल को रिवोक किया जाता है उसकी कम्युनिकेशन होगी, उसी तरीके से यहाँ पे भी रिवोकेशन इसकी होगी। उसके बाद सेक्शन 67, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके अंदर बोला गया कि इंटरडिपेंडेंट एग्रीमेंट्स जब होते हैं, मतलब कि अगर मैं अपनी चीज करूंगा तभी दूसरा व्यक्ति अपनी चीज कर पाएगा, मैं अपनी चीज नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे से एक्सेप्ट कर रहा हूं कि वो मेरी चीज करे, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे क्या बताता है, इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड अ प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, कि मेरे को उसको रीजनेबल फैसिलिटीज देनी थी और मैंने उसको रीजनेबल फैसिलिटीज नहीं दी प्रोमिसर को, तो फिर वो अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए लाइबल नहीं होगा। इफ एनी प्रोमिसी नेग्लेक्ट टू रिफ्यूज टू afford a promisor reasonable facility for the performance of his promise, the promisor is executed by such neglect and refusal as to any non performance caused thereby। तो अब वो उसके अब उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू रिपेयर्स बीज हाउस, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो बी का हाउस ठीक करेगा। अब बी की क्या ड्यूटी बनती है कि वो उसको बताए कि किस पार्ट को मेरे घर के ठीक करना है, लेकिन बी क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है उस ए को बताने में कि मेरे किस पार्ट घर के पार्ट को रिपेयर करना है। तो यहाँ पे ए इज एक्सक्यूज फॉर द नॉन परफॉर्मेंस, तो उसके पास ये एक्सक्यूज आ गया कि क्यों उसने उसका परफॉर्म नहीं किया ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज कॉल्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल। तो ये हमने सेक्शन 62 से लेकर सेक्शन 67 तक समझा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के जो पार्ट्स हैं, जो आगे के सेक्शंस हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो समझेंगे।